वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो द फर्स्ट टू law of motion tell us how in the apply force change the motion and provide us with the method of determining the force। ठीक है, पिछले हमने जो है टू लॉ पढ़ चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड लॉ, जिसमें बताई गई थी कि जब तक जो है हम लोग किसी एनीथिंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं एंड दिस कॉल्ड नॉट चेंज ऑफ द डायरेक्शन इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब तक वह उस पर फोर्स नहीं लगती है उसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड या शेप चेंज नहीं होगी। ठीक है, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स इन अदर ऑब्जेक्ट। थर्ड लॉ में बताई गई है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वह दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction। लेकिन होगा क्या कि जो आपका दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वह इक्वल मैग्नीट्यूड अप्लाई करेगा, लेकिन जो है आपको अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वह ईस्ट की ओर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उसका दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वेस्ट की ओर फोर्स अप्लाई करेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। These forces act on different objects and never on the same object. In the game of football, sometimes we were looking at the football and trying to kick it with the greater force, collide with the player on the opposite team। जैसा कि आप देखते हैं कि जब दो खिलाड़ी आपस में जब खेलते हैं, ठीक है, तो उसमें एक टीम दूसरे टीम के साथ जब कोलाइड कर लेते हैं, टक्कर होती है, तो एक दूसरे से दूर फेंकाते हैं। ठीक है, अपोजिट टीम बोथ फील हर बिकॉज इट्स अप्लाई ए फोर्स टू द अदर। इन अदर वर्ड्स देयर इज पेयर ऑफ फोर्स एंड नॉट जस्ट वन फोर्स। द टू opposing आर ऑल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन। कहा गया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी एक पर अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उसमें जो है एक्शन और रिएक्शन, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन ये दो चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, एक्शन हो गया सपोज दैट कि एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स अप्लाई करता है तो उसी को कहा गया है एक्शन, और जिस पर अप्लाई करता है वह भी अगर अदर ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई करता है वही कहलाता आपका है रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम एक्शन और रिएक्शन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको हमने भी बताया एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, लेट अस, जैसे कि यहाँ पर हम बातें करेंगे, लेट अस कंसिडर टू स्प्रिंग बैलेंस कनेक्ट टुगेदर इज सो इन फिगर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके पास जो है स्प्रिंग बैलेंस रहेगा, अभी हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, हाँ ये देख पा रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कि एक स्प्रिंग जो है वो बॉल से एडजस्ट है और सेकेंड स्प्रिंग को जो है आपको ये हैंड से अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होती है, लिखा हुआ है एक्शन एंड रिएक्शन। तो जैसे यहाँ पर बातें आ रही है, लेट अस कंसिडर टू स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड टुगेदर एज सो इन फिगर 9.10। द फिक्स end of balance B is attached with the right support like a ball। वह जो है पहला जो है बॉल से अटैच है। when the force apply through in the free and spring balance A, it is observed that both spring balance show the same reading on this scales। लेकिन जब देखा इसमें गया कि
बॉल से जब टंगा हुआ था और उसको पकड़कर दोनों तरफ खींचा जा रहा है, तो रीडिंग स्केल जो है आपका इक्वल है, ना तो आपका डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ठीक है, बट आपका जो रीडिंग स्केल है वो सेम का सेम है, ठीक है। It means that the force exerted by spring balance A on balance B is equal but opposite in direction of the force exerted by the balance B on the balance A। यानी अगर A फोर्स अप्लाई कर रहा है, A पर्सन B पे कर रहा है, तो B पर्सन भी A पर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है, यानी सेम फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। Any on these two force can be called in action and other is the reaction। अगर फर्स्ट जो है किसी पर अगर एक्शन यानी बल आरोपित कर रहा है, यानी फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो बी भी उतना ही फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में वह भी अप्लाई करेगा। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो फोर्स अप्लाई करता है वो एक्शन कहलाता है, और जिस पे अप्लाई किया गया वह कहलाता है रिएक्शन, ठीक है। This gives us the alternative statement of the third law of motion, that is, to every action there is an equal and opposite reaction. However, it must be remembered that in the action and reaction always act on two different objects simultaneously। जैसा कि आप ये दो ऑब्जेक्ट पे लागू होता है, कितने ऑब्जेक्ट पे लागू होता है? दो ऑब्जेक्ट पे लागू हमेशा होगी, ठीक है। तो चलते हैं इसी का हम और है, जैसे कि लिखा हुआ, सपोज यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट एंड इंटेंट टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन द रोड। जब हम लोग रोड पर टहलते हैं, मान लिया कि जब हम लोग रोड पर टहलते हैं, ठीक है, रेस्ट में रहते हैं ना, तो रेस्ट से जैसे हम चलना शुरू करते हैं, यू मस्ट एक्सेलरेटेड एंड दिस रिक्वायर द फोर्स इन द अकॉर्डिंग विद द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो उसमें जैसे ही हम अप्लाई करते हैं, चलने के लिए शुरू करते हैं, तो हमने बल लगाया यानी फोर्स अप्लाई किया जो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। of the motion which is this force, it is the muscular effort you exert in the road। अब कहते हैं कि जब फोर्स हमने अप्लाई कहाँ किया? रोड पर किया, ठीक है। तो रोड पर जैसे ही अप्लाई करते हैं तो is it in the direction be intended to move, no you push in the road below backward, the road exerts in equal and opposite force on your feet to make your move forward। यानी कहा गया है कि जैसे ही हम जो है फोर्स अप्लाई अर्थ पे यानी रोड पे करते हैं, तो रोड यानी अर्थ जो है वही फोर्स अप्लाई करता है हमारे पैरों पे, तब वो पैर आगे की ओर मूव करता है, जिसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग चल पाते हैं, ठीक है। तो चलना भी है, जो वॉकिंग जो होती है वो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हुई होती है, ठीक है। It is important to note that even through the action and reaction force are always equal in magnitude। ये भी बताई गई है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हो तो उस पर एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स होगा वह हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड में होगी। दिस फोर्स may not produce acceleration of equal magnitude। This is because each force act in the different object that may have in the different mass। ठीक है, चाहे मास कुछ भी हो, जितना मास अगर मैग्नीट्यूड पर होगा उतना ही जो है अदर रिएक्शन में भी होगी। व्हेन ए गन इज फायर इट एक्सर्ट इन द फॉरवर्ड फोर्स इन द बुलेट। जैसे बताई गई है कि बंदूक होती है ना, तो बंदूक में जब गोली होती है व्हेन ए गन इज फायर्ड, जब बंदूक छोड़ी जाती है तो इट एक्सर्ट ए फॉरवर्ड फोर्स द बुलेट, बुलेट पर एक फोर्स अप्लाई होती है, तो द बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन द गन। तो बुलेट भी क्या करता है, गन पर यानी बंदूक पे भी एक फोर्स अप्लाई करता है। दिस रिजल्ट इन द रिकॉइल ऑफ द गन। इसके कारण दोनों में टक्कर होती है, ठीक है, रिकॉइल टक्कर होती है। जो फिगर आप देख रहे हैं 9.11 सिंस इन द गन हैज द मच ग्रेटर मास। अब आपको ये भी पता है कि भाई बंदूक की जो मास है वो ज़्यादा है द बुलेट के अकॉर्डिंग। द एक्सेलरेशन ऑफ द गन इज मच लेस than the acceleration of the bullet। The third law of motion can also be illustrated when in the sailor jump out the rowing boat। अब ये भी बताई गई है जब
कि बोट, ठीक है, यहाँ पर बोट की बात आई है। तो बोट पे देखते हैं कि अगर कोई यहाँ फिगर भी दिया होगा, फिगर से आपको समझा जा सकता है आसानी से। देखिए अब ये एक बालक है, स्टूडेंट्स या जो भी हो, वह जो है बोट है, बोट से जंप करना चाहता है किस पे, बोट के बाहर, ठीक है। तो जैसे ही बोट के बाहर वो जंप करना चाहता है तो फर्स्ट जो है वह बोट पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, तो बोट भी उसको क्या करेगा, उसको रिएक्शन करेगा, यानी वहां से आपका उसका उसी का डायरेक्शन में उसको जंप करने के लिए आपको कहेगा, जिसके कारण वह लड़का जो है, ये बाल जैसे लिखा, एज द सेलर जंप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द बोट मूव्स बैकवर्ड्स, ठीक है। तो वही हो गया कि फॉरवर्ड करता है तब बैकवर्ड्स भी होती है, ठीक है, यानी एक्शन और रिएक्शन हर समय होती रहेगी, ठीक है। तो द कार्ड शो इन द एक्टिविटी कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द 12 mm or 18 mm thick plywood wood of the watt 50 cm into 100 cm with 2 pair of the hard ball bringing wheel skate wheel are the good use। इस तरह से जो है यहाँ पर हमने जो है आपको न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में बताया कि किस तरह से जो होती है एक्शन और रिएक्शन होती है न्यूटन के थर्ड लॉ में। अब हम लोग जाने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बताई गई है कि एनीथिंग ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होती है, मैग्नीट्यूड जो होती है उसका, ठीक है, वह सेम का सेम होती है, ना तो उसको ख़त्म होती है और न चेंज होती है, यानी नो डिस्ट्रॉयड एट द नो, न तो उसका बनेगा और न ही वो बिगड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताई गई है, सपोज टू ऑब्जेक्ट, टू बॉल्स ए एंड बी से, यानी दो बॉल लिया गया ए और बी, आप यहाँ पर देख सकते हैं ए और बी बॉल है, ठीक है, ऑफ मास ए MA and MB are traveling in the same direction along in the straight line at different velocity UA and UV respectively, figure 9.14a, and they are no other external unbalanced force acting on them, let UA greater UV, and the two balls coil with each of the show in the figure 9.14b during collision with last for time t in the ball exert of the force FBAV on the ball B and the ball B exert the force FBA on the ball A। यानी इसे बताई गई है इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि दो ऑब्जेक्ट ली गई है, एक है A और दूसरा है B। A का जो मास है MA माना गया है और B का MB माना गया है, लेकिन जब वो दोनों चलना शुरू करती है तो उसमें उसका जो है इनिशियल वेलोसिटी UA रखी गया है, किसके लिए, ए के लिए, ठीक है, और बी के लिए यू बी रखा गया है, ठीक है। ये भी बताया गया कि यू ए जो है ग्रेटर है यू बी से, ठीक है। और तो फोर्स की बात करें तो एम ए होती है, तो एफ ए बी होगा फोर्स, ठीक है, सेकंड का क्या होगा एफ बी बी ए, ठीक है। तो ये जो है कॉलिजन के पहले या टक्कर के पहले की बात हो गई। अब बात करते हैं आफ्टर, कॉलिजन के बाद की बात करते हैं, ठीक है। तो कॉलिजन के अगर बाद की बात हम करें, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये कॉलिजन बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन के पहले का पार्ट्स है, और ये कॉलिजन के समय का भाग है, और कॉलिजन के बाद का भाग, यानी बिफोर कॉलिजन, ठीक है, कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन। ये लिखा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज कॉलिजन ऑफ टू बॉल्स, दो बॉलों का टक्कर की बात यहाँ पर बताई गई है। तो आप देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 9.1, ठीक है। द मोमेंटा एक्चुअली बताई गई है जैसा कि प्लूरल ऑफ द मोमेंटम का प्लूरल भाग होता है प्लूरल मोमेंटा, ठीक है। और बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन आर एम, जैसे कि आपको हमने बताया था नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में कि मोमेंटम जो होती है वह एम ए होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉलिजन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर एम ए इंटू यू ए, आप देख पा रहे हैं यहाँ कि एम ए इंटू यू एंड एम ए इंटू भी ए रिस्पेक्टिवली इन द रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए बी। मोमेंटम जो है
वह आपका मोमेंटम चेंज के कारण, तो एम ए होता है ना, तो जैसे इसमें लिखा है ड्यूरिंग द कोलिजन विल बी, कोलिजन के समय एम ए, तो आपने पढ़ा था ए का जो वैल्यू होता है वी ए माइनस यू बाई टी, तो यहाँ पर जो है वी ए माइनस यू ए बाई टी, यानी ए का पहले निकाला गया है, ठीक है। तो सिमिलरली इन द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम ऑफ द बॉल बी, तो जो बॉल ए का हो वही बॉल बी का भी होगा, लेकिन बात यह है कि बॉल ए के लिए ए होगा और बॉल बी के लिए बी होगा, ठीक है, एफ बी। तो वहीं सेम आ गया एफ बी वी बी माइनस यू बी बाई टी अकॉर्डिंग टू इन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्स एफ ए बी एक्सर्ट बाय द बॉल ए बी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है बॉल ए बी पे लगा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं, लिखा है एंड द फोर्स एफ बी ए एक्सर्ट बाय द बॉल बी ऑन द बॉल ए मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, देयरफॉर एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। यानी हमेशा एक चीज याद रखिए कि सपोज दैट ए बॉल जो है बी पर लगा रहा है तो बी भी किस पे, ए पर लगाएगा। तो फर्स्ट जिसने अप्लाई फोर्स किया उसका जो फोर्स होती है पॉजिटिव होती है, लेकिन रिएक्शन का जो फोर्स होती है वो नेगेटिव होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ठीक है। यानी एक्शन पॉजिटिव, रिएक्शन इज नेगेटिव। तो सेम एफ ए बी का वैल्यू क्या होगा, एम ए का वैल्यू वी ए माइनस यू ए बाई टी इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी बाई टी। तो ये किसका वैल्यू होता है, ए का वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसी को जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की गई और यहाँ से इसका कैलकुलेशन आप करिएगा तो आपको मिल जाएगा एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी इज इक्वल टू एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू वी बी, ठीक है। सिंस एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स ए एंड बी बिफोर द कॉलिजन, यानी कहा गया है कि कॉलिजन के जो पहले जो हुआ उसका मोमेंटम हो गया, किसका, बॉल ए और बी का मोमेंटम, ठीक है। लेकिन ऑफ द टू बॉल्स एंड बिफोर द कॉलिजन एंड एम ए यू वी प्लस एम बी, ये हो गया टोटल मोमेंटम ऑफ द आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के बाद की बताई गई है, ठीक है। ये टक्कर के पहले का हो गया और ये टक्कर के बाद का हो गया। देयर टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन फ्रॉम 9.7 बी ऑब्जर्व दैट इन द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स रिमेन्स अनचेंज फॉर कंजर्व प्रोवाइड टू अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, ठीक है। As a result of this ideal collision experiment, we say that in the same momenta of the two objects before collision is equal to the sum of momenta after the collision on provided there is no external unbalanced force acting on them. This is known as in the law of conservation of momentum. This statement can be alternatively is given as in the total momentum of the two ऑब्जेक्ट इज अनचेंज ऑफ कंजर्व ऑफ द कॉलिजन। कहा गया है कॉलिजन के पहले या कॉलिजन के बाद आपका जो है कंजर्वेशन जो हमेशा रहेगा वो बना का बना रहता है, ठीक है, चाहे मास कुछ भी हो। तो यहाँ पर जो है एक्टिविटी है, आप एक्टिविटी देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे एक्टिविटी, ये देखिए यहाँ पर ये भी बताई गई है कि एक स्टैंड है, स्टैंड लीजिए, स्टैंड में एक धागे से आप एक टेस्ट ट्यूब को बांध दीजिए और टेस्ट ट्यूब में जो है एक उसको जो है कैप के थ्रू ढक दीजिए और उसमें थोड़ा वाटर डाल दीजिए और उसको एक आपका नीचे से वर्ण करिए, उसको गर्म करिए। तो इसमें इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बनेगी, गैस, जिसके कारण अचानक जो है एकाएक क्या होगा, इसका कैप अचानक खुलेगी और आगे की ओर मूव होगा। तो जब आगे की ओर इसका कैप मूव होगा तो कैप क्या करेगा, इस टेस्ट ट्यूब पर भी तो एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिसके कारण टेस्ट ट्यूब पीछे की ओर खिसक जाएगा। तो एक्शन और रिएक्शन इस पे भी लागू हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन आ गई है न्यूमेरिकल्स का। तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आप जो है घर पे कॉपी में इसको नोट करेंगे, ठीक है।
और इसका जो है आपको पीडीएफ मोमेंटम से रिलेटेड और कॉल क्वेश्चन है, देखिए मोमेंटम से रिलेटेड है, तो आप इसको घर पे कर लेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम भी है, तो एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग करिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि एक्शन और रिएक्शन से रिलेटेड है।